भागलपुर के काजवली चक में हुए धमाके मामले में रिमांड पर लिए गए आजाद व पुलिस अभिरक्षा में इलाज करा रहे नवीन मंडल ने कई अहम राज पुलिस के सामने खोले हैं। एसएसपी बाबूराम ने बताया कि आजाद ने पूछताछ में स्वीकार किया कि लीलावती के पटाखा व्यवसाय में उसने पैसे लगाए थे और पटाखा की बिक्री में सहयोग करता था। वहीं शुरू में उसने इस बात से भी इनकार कर दिया था कि उसे लीलावती द्वारा पटाखा निर्माण के बारे में जानकारी है, लेकिन काफी पूछताछ के बाद लीलावती के व्यवसाय में वित्तीय रूप से सहयोग करने तथा पटाखा की बिक्री में सहयोग करने की बात स्वीकारी। नवीन मंडल ने भी अपने स्वीकारोक्ति बयान में आजाद द्वारा पटाखा व्यवसाय में संलग्न होने की पुष्टि की है। नवीन मंडल ने ही आशीष को द्वारा बारूद सप्लाई की जानकारी दी थी। आशीष से पूछताछ के बाद पटाखा निर्माण में उपयोग होने वाले पदार्थ का एक बोरा ट्रांसपोर्ट से बरामद हुआ है, जिसकी डिलीवरी आशीष नहीं ले सका था। विस्फोटक जैसे पदार्थ का एक अन्य कंटेनर आशीष के घर से बने तहखाने में बरामद हुआ। आशीष काफी समय से कोलकाता से विस्फोटक पदार्थ लाकर लीलावती, महेंद्र मंडल, नवीन मंडल, गुड्डू उर्फ अशोक मंडल आदि को सप्लाई कर रहा था। पहले ये काम उसका पिता राम कुमार करता था। वो इस मामले में जेल भी जा चुका है। पिछले कुछ समय से बारूद सप्लाई का ये काम आशीष ने संभाल लिया था। कोलकाता की जिस दुकान से ये सामग्री लाई जाती थी, एसआईटी की टीम ने वहां जाकर संबंधित दुकानदार से भी पूछताछ की। वो लाइसेंसी दुकानदार है। उसने आशीष द्वारा खरीदारी की बिल भी दिखाए। नवीन मंडल ने यह भी बताया कि घटना के दिन उसके द्वारा 40 पेटी लहसुनिया पटाखा तैयार किया गया था। इसके अलावा पटाखा निर्माण हेतु काफी मात्रा में बारूद भी मौजूद था। इसके अतिरिक्त होली व शब बारात के ऑर्डर के कारण लीलावती के घर में भी भारी मात्रा में निर्मित पटाखे व बारूद मौजूद था। लीलावती के घर में किसी दुर्घटना के कारण पटाखों में विस्फोट हुआ, जिसके कारण इनके घर में रखे पटाखों में भी विस्फोट हो गया। बारूद की मात्रा काफी अधिक होने के कारण विस्फोट काफी शक्तिशाली था। घटनास्थल के पास से मिले सीसीटीवी फुटेज में 2 ब्लास्ट होना स्पष्ट है। दोनों के बीच आधा सेकंड से भी कम समय का अंतराल प्रतीत होता है। अभी तक की जांच, आसपास के लोगों के बयान, गिरफ्तार अभियुक्त के बयान तथा एटीएस, एफएसएल तथा बम डिस्पोजल आदि टीम की प्रारंभिक जांच तथा गुप्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी से ये बात स्पष्ट हुई है कि ये विस्फोट भारी मात्रा में पटाखे और बारूद को एक तंग जगह पर इकट्ठा होने तथा उसमें किसी कारणवश विस्फोट होने के कारण हुआ है। उन्होंने कहा कि घटनास्थल से बरामद बारूद की रासायनिक जांच रिपोर्ट अभी एफएसएल से प्राप्त नहीं हुई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी। आजाद को जरूरत के हिसाब से हम लोग फिर से रिमांड पे ले सकते हैं। नवीन अभी क्योंकि घायल है, अभी उसका इलाज चल रहा है, तो पुलिस कस्टडी में ही है। ठीक होने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा और भी कई ऐसे भी बिंदु हैं अनुसंधान के, जैसे एफएसएल की अभी केमिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट नहीं आई है। जो भी बारूद घटनास्थल से बरामद हुआ है उसका केमिकल नेचर पता चलने के बाद और नए निष्कर्ष निकल सकते हैं, नई बातें सामने आ सकती हैं। इसके अलावा आशीष अभी इसको फॉरवर्ड किया जा रहा है, कस्टडी में ही है पुलिस की, उसको वो भी इलाजरत है, तो उससे भी कुछ नई बातें पता चल सकती हैं। लेकिन बाद में हम लोगों की जांच में ये सामने आया था कि घटना के तुरंत बाद ये घटनास्थल पर नहीं गया और मोबाइल फ़ोन से ही लोगों से संपर्क में था। जब ये पूछा गया कि आपका इतना बड़ा नुकसान हुआ था, आप घटनास्थल पर क्यों नहीं गए, तो इसका कोई जवाब नहीं दे पाया। और इसके बारे में नवीन मंडल ने भी अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया था कि आज़ाद की भागीदारी थी लीलावती के साथ पटाखा व्यवसाय में। तो काफ़ी पूछताछ के बाद उसने सिर्फ इतना स्वीकार किया कि हाँ, पैसा लगाता था लीलावती के पटाखा के व्यवसाय में और उसको हिस्सा मिलता था और पटाखा को बेचने में सहयोग करता था। इसके अलावा नवीन मंडल ने काफ़ी विस्तृत जानकारी दी है और नवीन मंडल की निशानदेही पे ही आशीष नामक सप्लायर की गिरफ्तारी हुई है, जो कलकत्ता से बारूद लाकर यहाँ सप्लाई करता था। नवीन मंडल, महेंद्र मंडल, लीलावती, गुड्डू मंडल, इन सभी को उसने बारूद सप्लाई करने की बात स्वीकार की है। एसआईटी की एक टीम कोलकाता भी गई थी, जिस दुकान से बारूद खरीदा जाता था, तो वहाँ से भी दुकानदार ने पुष्टि की है। जीएसटी वाले पक्के बिल भी दिखाए हैं, पैसे का भी लेन देन हुआ है। और जो आशीष है, उसके पिता राम कुमार, वो भी पहले बारूद सप्लाई का काम करते थे, उनके नाम से ही बिल बने हुए हैं अभी भी। और उनके पिता ने भी बताया है कि ये पहले जेल जा चुके हैं। पहले भी एक ऐसी घटना हुई थी विस्फोट की, उसके बाद से इन्होंने काम करना बंद कर दिया था और आगे से आशीष इस काम को देख रहा था। इसके अलावा नवीन मंडल ने ये भी बताया है कि घटना के टाइम पर नवीन मंडल के अपने घर में 40 पेटी लहसुनिया बम रूपी जो पटाखा होता है उसका तैयार करके रखा गया था। इसके अलावा काफ़ी बारूद पटाखा बनाने के लिए रखा हुआ था, जो होली और शब बारात को देख के ज़्यादा ऑर्डर होने के कारण ऐसा था। अभी तक जो बात सामने आई है, मोहल्ले के जितने भी लोगों ने बताया है, एफएसएल, बीडीएस, एटीएस,
दूसरी टीमें जो जांच में यहाँ आई हैं और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने जो बयान दिए हैं, अभी तक की सारी जांच से यही लगता है कि यहाँ भारी मात्रा में पटाखे बनाने का काम हो रहा था और पटाखे और बारूद स्टोर था, जिसमें किसी कारणवश एक घर में पटाखे में विस्फोट हुआ और क्योंकि दूसरे जो पड़ोसी महेंद्र मंडल का घर था वो भी एकदम सटे हुए था, तो उसमें भी भारी मात्रा में पटाखे और बारूद था और वहाँ पे भी तुरंत ही विस्फोट हुआ, जिसमें दोनों विस्फोट में सीसीटीवी का फुटेज हमने देखा है तो 1 सेकंड से कम का अंतराल है। ऐसा लगता है कि एक के बाद एक दोनों जगह 2 ब्लास्ट हुए हैं और ऐसा लगता है कि इस ब्लास्ट के इम्पैक्ट के कारण ही, क्योंकि मकान बहुत पुराने और जर्जर थे तो मकान गिर गए। भागलपुर में रिश्ते का गला घोंटने का मामला सामने आया है, जहां भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया के रंगरा चौक प्रखंड चापर दियारा में सौतेली मां ने पुत्री की गला दबाकर हत्या कर दी। मृतिका चापर दियारा निवासी अरुण मंडल की पुत्री मनीषा कुमारी है। इस संबंध में मृतिका की बड़ी बहन विशाखा देवी ने पुलिस को दिए लिखित बयान में बताया कि अरुण मंडल ने 2 शादी की है, पहली पत्नी से 3 लड़की है, 2 बड़ी लड़की की शादी हो चुकी है, मनीषा सबसे छोटी पुत्री है। पिता अरुण मंडल गोरखपुर में रेलवे के पुल विभाग में काम करते हैं, वे वहीं रहते हैं। मनीषा अपनी दादी और सौतेली मां सोमा देवी के साथ चापर दियारा में रहती थी। मनीषा मोबाइल पर बात कर रही थी, सौतेली मां ने इसको लेकर डांट डपट किया, इसको लेकर विवाद काफी बढ़ गया। सौतेली मां सोमा देवी ने मनीषा की गला दबाकर हत्या कर दी। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना रंगरा ओपी पुलिस को दी। पुलिस के द्वारा सब को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के दौरान परिजनों ने काफी विरोध किया। अंततः पुलिस सब को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल नौगछिया पहुंचाई। पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया। पुलिस सोमा देवी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मृतिका की बड़ी बहन विशाखा देवी के बयान पर रंगरा ओपी में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें सौतेली मां को नामजद आरोपी बनाया गया है। इस संबंध में रंगरा ओपी के प्रभारी चंद्रवीर यादव ने बताया कि पुलिस के पूछताछ में सौतेली मां ने हत्या की बात स्वीकार की है। कार्यरत हैं, गोरखपुर में कार्यरत हैं और ये लड़की जो है मनीषा कुमारी, ये अरुण मंडल जो है, अरुण मंडल 2 शादी किए थे। पहली शादी से इनको 3 लड़की थी जिसमें 2 बड़ी लड़की का शादी हो चुका है। वो अपने ससुराल में रहती है, जिसमें बड़ी लड़की विशाखा देवी, पति सुबोध मंडल, एकचारी दियारा। दूसरी लड़की आरती देवी का भी शादी हो चुका है, इनके पति रुपेश कुमार मंडल, साकिन अभिया बाजार, थाना गोपालपुर। और तीसरी बच्ची ये थी मनीषा कुमारी, जिसका उम्र 15 वर्ष है। ये 8 क्लास में पढ़ती थी, 8 क्लास पास कर गई है इस बार। 9 क्लास में इसका एडमिशन होना था, एडमिशन अभी नहीं हुआ है और इनके घर पर ही टीचर आके पढ़ा रहे थे। 9 क्लास में ही पढ़ती थी और इनकी ये अरुण मंडल दूसरा शादी कर लिए थे। इनकी पत्नी पहली जीवित थी, बाद में मरी है। दूसरा शादी कर चुके थे तो उस पत्नी का नाम सोमा देवी है, दूसरी पत्नी का नाम। जो ये मनीषा कुमारी मृतिका है लड़की, इसकी सौतेली माँ हुई सोमा देवी। तो सोमा देवी को एक लड़का है 8 वर्ष, अंकुश नाम है उसका। दूसरी लड़की का नाम है रजनी। रजनी का उम्र 20 वर्ष होगा, इसकी शादी ये कर चुके हैं ये, और अंकुश अभी 8 साल का है। ये मनीषा कुमारी रात में कहीं टीवी देखने गई थी, तो टीवी देख के जब घर पर आई तो उसकी सौतेली माँ से कुछ जैसा कहता है लोग कि झगड़ा हुआ। और झगड़ा होने के क्रम में ही ये इन लोगों परिजन का आरोप है कि सोमा देवी जो है सौतेली माँ, वो इस लड़की को मारपीट करने लगी। मारपीट करने के क्रम में ही गर्दन को दबा दिए, गर्दन को कस के दबा दिए, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। बाद में सोमा देवी जो है बताने लगे कि इसको भूत प्रेत आता था, जिसके कारण मृत्यु हो गया है। मैंने अपने बचाव में ये इस तरह की बात बता रही थी, लेकिन वैसी बात नहीं है। भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र में हुए बवाल के बाद एसडीएम व विधि व्यवस्था डीएसपी ने ततारपुर थाना में दोनों पक्षों के लोगों व शांति समिति के सदस्यों के साथ घंटों बैठक की। अधिकारियों ने दोनों पक्षों के लोगों को बारी बारी से सुना। इसके बाद मारपीट में शामिल पूर्व डिप्टी मेयर बाबुल खान को बैठक में बुलाया गया। बाबुल खान ने पीड़ित के माता पिता से माफी मांगी। इसके बाद पीड़ित के पिता गोपाल साह व बाबुल खान को प्रशासन ने गले मिलवाया और मामले को आगे नहीं बढ़ाने व आगामी होली व शब बारात को शांतिपूर्ण माहौल में एक साथ मिलकर संपन्न कराने की भी अपील की। आरोपी के पिता बाबुल खान ने कहा कि दोनों को चोट लगी है, हम बचाने गए थे। हालांकि अब कोई गिला शिकवा नहीं है, आगे से ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी। वहीं पीड़ित के पिता गोपाल साह ने कहा कि अब हम चाहते हैं कि पूरा समाज मिलजुल कर रहे,
आगे से ऐसी कोई बात नहीं हो। साथ इन्होंने गंगा जमुनी तहजीब बरकरार रखने की भी बात कही। डीएसपी विधि व्यवस्था कुमार गौरव ने कहा कि कल दो गुट के बीच आपस में लड़ाई हुई, उसके बाद रात तक इस लड़ाई ने बड़ा रूप धारण कर लिया था। उसके लिए आज शांति समिति की बैठक बुलाई गई, दोनों परिवार को निष्कर्ष पर पहुंचाया गया। गंगा जमुनी तहजीब यहां प्रदर्शित हुई। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में जो भी लॉज है उसका भी सत्यापन किया जाएगा, साथ ही जो गुंडा तत्व है उन पर सीसीए की कार्रवाई की जाएगी। समाज में अलग अलग नहीं रहे ना, लेकिन कुछ गलतियाँ हुई, कुछ अराजकता तत्व सबसे मिल गया है। उसमें हमारे बच्चे को भी पिटाई लगी, ये भी लगा। बस हम सबसे एक समाज एक साथ रहे, सब मिलजुल के रहे, और किस तरह के दोबारा कोई घटना ना हो। दोबारा बिल्कुल पूर्ण, अगर ये दोबारा घटना होती है तब फिर ये अच्छी बात नहीं है। हम भी समाज सेवा में हैं और हम नहीं चाहते हैं कि हम लोगों का जो परंपरा का दोस्ती है, भाईचारगी है, उसमें कोई खोट हो। हाँ, हम गार्जियन हैं। अगर मेरा बच्चा मान लिया कि कहीं पर गलती करता है तो हम सबको गार्जियन समझते हैं, हमको फ़ोन करें। अभी स्टूडेंट है, पढ़ने लिखने वाला लड़का है, तो गलती तो सबसे हो जाता है। मान लिया कि गलती हो गया, हम बाद में पहुँचे हुए और हमने बहुत प्रयास किया। आप लोग देखिए, उसमें हमने बहुत प्रयास किया बचाने का, लेकिन हम इतना फंस चुके थे हटाने में, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे को चोटने लगा, इनके बच्चे को चोटने लगा। अगर इनके बच्चे को दर्द हुआ तो हमारे बच्चे को भी दर्द हुआ, ठीक है। अगर इनको दर्द है तो मुझे भी दर्द। अब कोई गिला शिकवा कभी ना रहा है, ना रहेगा। जो है दो लड़कों के गुट जो है वो कहीं ना कहीं उसमें लड़ाई हुआ था, और वो जो लड़ाई है वो रात तक आते आते कहीं ना कहीं एक अलग रूप धारण कर लिया था। तो प्रशासन ने मतलब प्रोएक्टिवली इस चीज़ को संज्ञान में लिया और प्रशासन रात को वहाँ पे पहुँची भी, और दोनों जो परिवार हैं, जो एग्रीव्ड परिवार हैं, उनसे बात भी किया गया, और दोनों के घर भी प्रशासन विज़िट किया और दोनों को आश्वासन दिया कि हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे। और आज उसी के उपलक्ष्य में हम लोग शांति समिति की मीटिंग यहाँ पे बुलाई गई, और जो संवाद में जो भी हडल था, जो मिसकम्युनिकेशन था दोनों परिवार में, और समाज को यहाँ पे बैठाया गया। और आज बहुत मतलब पॉजिटिवली दोनों समाज, दोनों एग्रीव्ड फैमिली जो है वो यहाँ पे निष्कर्ष पे पहुँची, और कहीं ना कहीं एक जो मिसकम्युनिकेशन था उसको पूरे समाज ने उस मिसकम्युनिकेशन को हटाया, और ये कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि सब मिल के रहें। और ये जो छोटा मोटा जो घटना हो रहा है, इस संदर्भ में पुलिस प्रशासन जो है वो हम लोग ने एक एक्शन प्लान भी किया है, जिससे शांति समिति में ये बात आई कि यहाँ पे पेट्रोलिंग बढ़ाना चाहिए। बहुत सारे चौक चौराहे हैं जहाँ पे कुछ अनसोशल एलिमेंट्स और लफू एलिमेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं एक्टिव हैं, तो उस चीज़ को हम लोग निपटारा करेंगे। भागलपुर पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बम विस्फोट की घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए बिहार सरकार और स्थानीय जिला प्रशासन पर जमकर निशाना साधा है। लोजपा नेता ने भागलपुर में हुए बम विस्फोट को लेकर इसमें सरकार और प्रशासन की नाकामी करार दी है। साथ ही चिराग पासवान ने कहा कि इतने दिनों से भागलपुर में हो रहे अवैध पटाखे के कारोबार की जानकारी स्थानीय प्रशासन को नहीं होना भी सवाल खड़े करता है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अब तक भागलपुर पहुंचकर पीड़ित परिजनों से नहीं मिलने को संवेदनहीनता करार देते हुए इसे मुख्यमंत्री और जदयू के लिए उल्टी गिनती शुरू होने वाला करार दिया। साथ ही चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि अब उनका प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने का सपना धरा का धरा रह जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान लोजपा नेता राजेश वर्मा, डॉक्टर मृणाल शेखर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। एक ऐसा स्थान जहां से दो थाने महज 200 मीटर 300 मीटर के रेडियस में है, एक ऐसा स्थान जहां से डीएसपी का आवास 200 मीटर के रेडियस में है, ठीक उसके मध्य में इतनी बड़ी घटना घटती है, और एक लंबे समय से एक अवैध कारोबार वहाँ पर चल रहा है। संभव ही नहीं है कि उसमें प्रशासन का संरक्षण उन लोगों को प्राप्त नहीं हो। इससे पूर्व में भी लगभग 20 साल पहले 2002 में भी उसी स्थान पर ऐसी ही घटना घटी थी। 2002 में 4 लोगों की वहाँ पे मृत्यु हुई थी। 2002 से लेकर अभी तक बताएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और मैं मुख्यमंत्री जी को गृह मंत्री कहकर संबोधित करूंगा क्योंकि प्रदेश के गृह मंत्री भी वही हैं। बताएं कि 2002 से लेकर अभी तक
उन्होंने क्या कदम उठाए। भाई बार बार वो 15 साल पहले का हवाला देते हैं ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कि जाओ जाकर 15 साल पहले देखो, पूछो अपने बाप दादा से कि 15 साल पहले का बिहार कैसा था। यही बोलते हैं ना वो हर मन से। तो भैया 15 साल पहले तो ऐसे विस्फोट में 4 लोग मरे थे, और आज जब 2002 के बाद जब इस घटना की पुनरावृत्ति हुई है तो उसमें 15 लोग मरे हैं। तो क्या 15 साल पहले का बिहार ज़्यादा बुरा था कि अब का बिहार ज़्यादा बुरा हुआ? तथ्यों के साथ सामने है भैया, आप बताएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और उसके बाद जिन अधिकारियों को आप संरक्षण देते हैं, किसी एक बड़े अधिकारी पर भाई 2-2 थाना लगता है, डीएसपी वहीं पे रहते हैं, उसके बाद आप सोचते हैं कि किसी एक थाना प्रभारी को बर्खास्त कर आप अपनी जिम्मेदारी को आप पूरा कर लेंगे। यही उदाहरण बनते हैं भविष्य में दोबारा ऐसी घटनाओं के घटने के। पूरे देश में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर अदालतों में दीवानी व फौजदारी मामलों के साथ सुलहनिया मामलों के बढ़ते आंकड़ों को कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें फौजदारी, दीवानी और सुलहनिया मामलों जैसे बैंक, टेलीफोन, बिजली और पानी की समस्याओं का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। भागलपुर के व्यवहार न्यायालय परिसर में डालसा चेयरमैन और जिला जज शिव गोपाल मिश्रा, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, प्रिंसिपल जज के द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। मौके पर सचिव सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर के अतुल बीर सिंह, सिविल सर्जन, न्यायिक पदाधिकारी, सीजीएम, एसीजेएम, रेलवे मजिस्ट्रेट के अलावा प्रसिद्ध चिकित्सक, समाज सेवी और दर्जनों अधिवक्ता मौजूद थे। केस निष्पादन के लिए भागलपुर में 17 बेंच, नवगछिया में 6 बेंच और कहलगांव में 1 बेंच बनाए गए थे। बताते चले कि यह राष्ट्रीय लोक अदालत इस साल का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में पहली बार नालसा के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को भी कार्य में लगाया गया था। कार्यक्रम का संचालन रमन कर्ण कर रहे थे। वहीं अमित कुमार, तुलिका कुमारी के अलावे डालसा के सभी अधिकारी और कर्मी मौजूद थे। राष्ट्रीय लोक अदालत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से जो निर्देश प्राप्त हुआ है इस वर्ष, उसका आरंभ होने जा रहा है। इस वर्ष कुल 4 नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। आज पहला नेशनल लोक अदालत है, दूसरा 14 मई को, तीसरा 13 अगस्त को और चौथा नवंबर के दूसरे शनिवार को आयोजित किया जाएगा। ये प्रथम नेशनल लोक अदालत है और कोरोना के लगभग समाप्ति के बाद हम लोग पूरी उसको तैयारी के साथ कर रहे हैं और हम लोग का मनोबल बहुत बड़ा हुआ है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पोजल कर सकेंगे और जो वादकारी पहले कोरोना के चलते नहीं आ पा रहे थे वो भी आ जाएंगे, ऐसी हम लोग की अपेक्षा है। कितने बेंच हैं हमारे यहाँ? कुल मिला के 17 बेंच बनाई गई है और हमने इस बार 3 बेंच या 2 बेंच ज़्यादा ही बनाया है। सबसे पहले तो इस तरह का बढ़िया कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जिला कृषि पदाधिकारी उनकी पूरी टीम को धन्यवाद कि लगातार इंटरवल पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिले में या विभिन्न स्तरों पर। तो देखिए, इस तरह के कार्यक्रम का उद्देश्य वही होता है जो जिला कृषि पदाधिकारी ने अपने संबोधन में बताया कि आपका जो अनुभव है, जो आपने सालों दर साल काम करके खेत से जो पारंपरिक ज्ञान जो पूर्वजों से मिला, उसका जो एक एक्सपीरियंस आपके पास है और जो नई टेक्नोलॉजी जिस पे अनुसंधान करके वैज्ञानिक आप तक पहुंचा रहे हैं, उसका समन्वय स्थापित होना है। कैसे बेहतर कोऑर्डिनेशन हो कि उस टेक्नोलॉजी को यूज करके आप पैदावार और बढ़ा सके, आप अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा कर सके। आत्मा भागलपुर द्वारा 3 दिवसीय जिला स्तरीय किसान मेला सह उद्यान पशु एवं मत्स्य प्रदर्शनी का आयोजन कृषि भवन परिसर में किया जा रहा है। मेले के दूसरे दिन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने दीप जलाकर इसका विधिवत उद्घाटन किया। मेला में दूसरे दिन फल, सब्जी व प्रमाणित जैविक फल एवं सब्जी उत्पादक किसानों के द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई, जिसके बाद इसका निबंधन कराकर प्रतियोगिता में शामिल किया गया। 13 मार्च को प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले किसानों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। प्रतियोगिता में केला, पपीता, मशरूम, चेरी, टमाटर, स्ट्रॉबेरी, कड़कनाथ, मुर्गा आदि आकर्षण का केंद्र था। कृषि वैज्ञानिक ने किसानों को और अच्छी उपज के लिए सरकार की ओर से मदद की भी बात कही। किसान मेला कार्यक्रम में जिलाधिकारी द्वारा आत्मा द्वारा प्रकाशित किसान कैलेंडर का लोकार्पण और नवाचार किसानों की सफलता की कहानी के सीडी का विमोचन भी किया गया और उत्कृष्ट अग्रणी किसानों को सम्मानित भी किया गया। मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी सह योजना निदेशक कृष्णकांत झा, उप परियोजना निदेशक प्रभात सिंह के अलावे दर्जनों अधिकारी व सैकड़ों किसान शामिल थे। इस दौरान जिलाधिकारी ने जिला कृषि विभाग के द्वारा किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की जमकर तारीफ करते हुए जैविक खेती पर बल दिया। वहीं जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा ने बताया कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि मेले का आयोजन किया गया है,
जैविक तरीके से उत्पादित फसल स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक है। इसीलिए जैविक खेती को अपनाकर अपना और अपने समाज का भला हो सकता है। स्वाद, उसका गुणवत्ता, उसका कलर, उसका हर चीज़ आपको चेंज मिलेगा। आपको कभी मौका मिले तो मेरे साथ चलिए किसानों के खेत में और उनकी जुबानी सुनिए जो जैविक खेती कैसे कर रहे हैं। अभी प्राकृतिक खेती हमारे पूर्वज करते आ रहे थे, पहले खाद का कहाँ था। ये तो 60 के दशक में हम लोग यूरिया का प्रचार शुरू किए। रात में चोरा के मेरे जनसेवक जाते थे कृषि विभाग को, जो छींटते थे खाद। और आज ये परिस्थिति आ गई है कि हम ही लोग कहते हैं कि नहीं भाई यूरिया का प्रयोग कम कीजिए, DAP का रासायनिक खाद का प्रयोग कम कीजिए, दवा का प्रयोग कम कीजिए। नीम का पत्ता, सभी जानते हैं कि नीम का पत्ता कितना उपयोगी। नीम के पत्ते से कई चीज़, गाय का मूत्र, गौमूत्र, गाय का गोबर, इस सबको मिला के हमारे किसान भाई जीवामृत, बीजामृत, ब्रह्मास्त्र बना रहे हैं ताकि जैविक खेती सही मायने में हो सके। बिंदुओं पे सोच रहे हैं। जैविक उत्पाद में भी काफ़ी काम हुआ है। 24 सर्टिफिकेट भागलपुर जिला को मिला है। हाँ, C2 सर्टिफिकेट। तो उन उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग हो, इसके लिए भी जिला कृषि पदाधिकारी लगे हुए हैं। कैसे बेहतर पहचान और बेहतर मार्केट मिल पाए, तो वो भी प्रयास चल रहा है। तो ये सब सारा चीज़ है। लगातार कृषि विभाग जो राज्य सरकार के स्तर से निर्देश प्राप्त होते हैं, उसको कृषि विभाग के जितने भी पदाधिकारी कर्मी हैं, सब लोग उसमें अपनी मेहनत से उसको इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। हम लोग और इसमें बेहतर करने का प्रयास करेंगे। भागलपुर के नौगछिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल नौगछिया पुलिस और STF पटना की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों नौगछिया के नवादा थाना क्षेत्र के सवधेश कुमार व मुंगेर के धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया है। उसके पास से पुलिस ने 3 अर्धनिर्मित पिस्टल, 2 पिस्टल के मैगजीन, 2 गोली, 1 लोडेड कट्टा और हथियार बनाने में प्रयोग होने वाला उपकरण बरामद किया है। नौगछिया SP सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई कि नौगछिया पुलिस जिला में बाहर के हथियार तस्करों के द्वारा अवैध रूप से आग्नेयास्त्र का निर्माण एवं बिक्री की जा रही है। STF बिहार की टीम भी इस पर सूचना संकलन कर रही थी। इसको लेकर SDPO के नेतृत्व में टीम गठित की गई। गठित टीम और STF द्वारा तेतरी में एक व्यक्ति को बाइक के साथ पकड़ा गया। उसके पास से कई हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अपराधी ने पुलिस को बताया कि मुंगेर के धर्मेंद्र कुमार उसके घर पर रहकर अवैध हथियार का निर्माण और बिक्री करवाता था। उसके बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट भागलपुर द्वारा जिलाधिकारी भागलपुर के समक्ष 21 सूत्रीय मांगों के समर्थन में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। उन लोगों की मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन योजना चालू करे, पोषण आहार का लेखा जोखा से शिक्षकों को मुक्ति दे, दक्षता परीक्षा जल्द हो, वेतनमान में प्रोन्नति हो, 15% मूल वेतन में जोड़कर वित्तीय लाभ दिया जाए, साथ ही साथ ACP एवं MSCP का लाभ शिक्षकों को मिले। उन लोगों का यह भी कहना है कि जिस तरह राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की बात कह दी है, उसी तरह बिहार में शिक्षकों को भी इसका लाभ मिले। मीडिया से बात करते हुए उन लोगों ने कहा कि अगर हमारी 21 सूत्री मांगें पूरी नहीं होती तो हम लोग आंदोलन को और तेज करेंगे। होली व शब बारात के मद्देनजर पीरपैंती थाना परिसर में थानाध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें सभी से सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने की अपील की गई। मौके पर CO T उराव, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, जदयू प्रखंड अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता, विधायक प्रतिनिधि ऋषिकेश सिंह, रमेश रमन, सत्यनारायण ओझा, सुधीर पांडे, अशोक पांडे, मोहम्मद मुजाहिद, बुलबुल सिंह, अनुभव आनंद, मुकेश यादव, गोपाल कुमार सिन्हा, अभिषेक सिंह आदि उपस्थित थे। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल स्टोन पार्क। तमाम जरूरी सुविधाएं अब आपके बजट में। आरामदायक एवं बड़े सुसज्जित कमरे से युक्त होटल स्टोन पार्क भागलपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं मुख्य बाजार से मात्र 5 मिनट के कदम ताल पर स्थित है। होटल स्टोन पार्क में आरामदायक फैमिली रेस्टोरेंट भी है, जहां इंडियन, चाइनीज एवं तंदूर खाने की बेहतरीन व्यवस्था है। साथ ही होटल स्टोन पार्क में बर्थडे, मीटिंग, डॉक्टर कॉन्फ्रेंस, किटी पार्टी, रिंग सेरेमनी, विवाह समारोह एवं अन्य पार्टियों के आयोजन हेतु बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के व्यवसायियों के लिए बजट कमरे उपलब्ध हैं। जानकारी एवं बुकिंग के लिए संपर्क करें 8092635635 एवं 9955441836।